नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 24 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 5वें शिफ्ट के संस्कृत के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित पूछा गया था। जल्दी से इसके पूरे थीम को समझ लेते हैं। इसमें वृत्तासुर जो राक्षस था उसकी कहानी बताई गई है। वृत्तासुर से भयभीत होकर के सभी देव एक बार प्रजापति के पास गए, यानी कि भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इसका समाधान भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो उसके आतंक से बचने के लिए, जो वृत्तासुर था उसके आतंक से बचने के लिए सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी लोक पर एक ऋषि मुनि रहते हैं जिनका नाम महर्षि दधीची है। उनके द्वारा जो उनका अस्थि है उसके अस्थि का प्रयोग करते हुए अगर एक वज्र बनाया जाए तो उसी से केवल जो वृत्तासुर है उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त है कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से वो नहीं मर सकता है। तो महर्षि दधीची ही हैं जिनके हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसके माध्यम से वृत्तासुर का वध हो सकता है। उसके बाद से सभी लोग महर्षि दधीची जी के पास गए, जिसमें भगवान इंद्र भी थे, और उन्होंने महर्षि दधीची से सभी बातों को अवगत कराया। उन्होंने उनको जानकर के ये बहुत प्रसन्नता हुई कि वह कम से कम समाज के कल्याण के लिए उनकी अस्थियां जो हैं वो उपयोग में लाई जा सकती हैं, और वो खुशी खुशी उन्होंने अपने शरीर का एक तरीके से आत्मदाह कर दिया और उनकी हड्डियों से, उनके अस्थियों से जो वज्र बना उसे हम लोग वज्र के नाम से जानते हैं, और उसी वज्र की वजह से जो वृत्तासुर था उसकी मृत्यु संभव हो पाई, और जो उसके भय से पूरा समाज एक तरीके से भय मुक्त हुआ। तो ये पूरा कहानी हो गया, ये पूरा थीम हो गया। इस पर आधारित चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रजापति देवानाम कथम सहायताम अकरोत, यानी कि प्रजापति यानी भगवान ब्रह्मा जो थे उन्होंने देवताओं का किस प्रकार से सहायता किया। तो उन्होंने, प्रजापति ने सभी देवों को वैकुंठ जाने के लिए, वैकुंठ यानी कि भगवान विष्णु के पास जाने के लिए बोला, और उनसे सभी देवताओं के दुख को हरने का एक तरीके से निवेदन किया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देवाः वृत्तासुरम हंतुम कम उपायम अकरोत, यानी कि देवों ने वृत्तासुर के उपाय के लिए, मृत्यु के लिए, हत्या के लिए कौन सा उपाय सोचा। तो यहां पर देख सकते हैं कौन सा उपाय उनके द्वारा निकाला गया था। देवाः महर्षे दधीचे अस्थिभिः वज्र निर्माणम अकुर्वन, यानी कि देवताओं ने महर्षि दधीची के अस्थियों से, उनके हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दधीचे तपोवने ऋषयः किम अकुर्वन, यानी कि दधीची के तपोवन में ऋषि क्या कर रहे थे। तो यहां पर देख सकते हैं वो सभी तपस्या में लीन थे। तो आप देख सकते हैं ऋषयः तपोवने तपस्याम कुर्वन्ति स्म। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंद्रस्य प्रार्थनाम श्रुत्वा दधीची का प्रतिक्रिया प्रदर्शयत, यानी कि भगवान इंद्र के प्रार्थना को सुन करके जो महर्षि दधीची थे उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, उन्होंने अपने प्रतिक्रिया को कैसे प्रसन्न किया। तो वो खुश हो गए थे कि समाज के कल्याण में अगर उनकी अस्थियां अगर यूज में आ रही हैं तो वो प्रसन्न हो गए थे। ठीक है, देखिए, पूर्णतया प्रसन्न अभवत, वह पूरी तरीके से प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे कि कम से कम उनका जो अस्थियां हैं वो समाज के कल्याण में यूज में आ सकती हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देवाः कीदृशम दधीचिम अपशयन, यानी कि देवों ने, जो देवता थे उन्होंने दधीची को किस रूप में देखा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई, देवा तेजोभी दीप्ति मंतम दधीचिम अपशयत, यानी कि सभी देवों ने, जो एक तरीके से दधीची थे, उनके चारों तरफ तेज यानी दीप्ति यानी कि प्रकाश विद्यमान था, इस सेंस में उन्होंने देखा था। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु पदेषु कम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम अलिनाम पदस्य पर्यायवाची विद्यते, यानी कि ये जो शब्द है अलिनाम, इसका पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 में मेंशन किया गया भ्रमराणाम, ऑप्शन नंबर 4 गद्यांश में मेंशन किया गया और यही अलिनाम का पर्यायवाची होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया था न्यवेदयत इत्यस्मिन् पदे क संधि वर्तते। तो न्यवेदयत में कौन सा संधि है हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें यड़ संधि है। कौन सा संधि है? यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। इस पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था अस्थि याचनम इत्यस्मिन् पदे क समासः विद्यते। अस्थि याचनम यानी कि अस्थियों की याचना की गई देवों के द्वारा। अस्थियों की यानी का की के ये किस में आता है? ये षष्ठी तत्पुरुष में कारक चिन्ह आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 षष्ठी तत्पुरुष इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से लेकर के 135 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित पूछा गया था। इसके भी थीम को जल्दी से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक गांव में एक वृक्ष के पास हरे भरे वृक्षों से वो सुशोभित हो रहा था गांव, और उसमें एक वृक्ष के नीचे एक कुआं था। ठीक है, उस कुएं में एक मेढक रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। ठीक है, उस मेढक का नाम था गंगदत्त। ठीक है, और वह एक तरीके से परिवार का मुखिया था, और वहां पर उसके अन्य सदस्य रहते थे, जैसे कि दूर के रिश्तेदार सेंस में कहा गया। ठीक है, और वो परिश्रम करता था, और उसके जो एक तरीके से अन्य जो दूर के रिश्तेदार थे मेढक के, वो उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इसी से क्षुब्ध होकर के वह एक बार उन सबसे बदला लेने के लिए बोला और अपनी पत्नी से बताया कि वो सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं जा रहा हूं, किसी को बुला करके लाऊंगा और अपना बदला लूंगा। तो उसकी पत्नी ने समझाया कि इस तरीके से किसी पर विश्वास करके दूसरे को नहीं लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो उसका मति मारा गया था। और वो उसने देखा कि जब वो कुएं से बाहर निकला मेढक, तो उसने देखा कि उसी कुएं के ऊपर जो पेड़ था, बगल में जो पेड़ था, वहां पर एक उसके छेद में, पेड़ के छेद में वहां पर एक सांप रहता था। उस सांप से जाकर के उसने अपनी व्यथा बताई और उसको बताया कि मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कहां पर हैं ये सभी, और उन सबको तुम खा जाना, और इस प्रकार से मेरा बदला पूर्ण हो जाएगा। सांप ने पहले संकोच किया कि मैं वहां कुएं में जाऊंगा कैसे। तब उसने बताया, मेढक ने बताया कि जो कुआं है उसके नीचे एक होल है, छेद है, उस छेद से निकल करके तुम बैठे रहना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसको खाना है किसको नहीं खाना है। यानी कि मेढक का जो मजाक उड़ा रहे थे उसको वो बताता कि इन्हें खाना है, और जो मजाक नहीं उड़ाते थे उसको वो बचा लेता। तो यही सब चीज देख करके वो जो सांप था उसको ये लगा कि अब मैं बूढ़ा भी हो रहा हूं और कहीं ना कहीं अब मेरे में शक्ति नहीं बची है और बैठे बिठाए मुझे भोजन मिल रहा है। तो वो स्वीकार कर लिया मेढक के प्रस्ताव को और वो कुएं में चला गया और एक एक करके मेढक को खा गया। जब उसने सभी उसके दुश्मनों को खा लिया तो मेढक जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ कि अब मेरे सभी दुश्मन खत्म हो गए हैं। लेकिन सांप की भूख अभी मिटी नहीं थी और वो डेली एक तरीके से मेढक के रिश्तेदार को भी खा जाता था, जिसको वो मेढक नहीं चाहता था कि इसे मारा जाए। तो अब मेढक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि जिसको उसने अपना दोस्त बना करके लाया था अपने शत्रुओं से, यानी अपने मजाक उड़ाने वाले मेढकों से बदला लेने के लिए, अब उसका वो उपाय उसी पर हावी पड़ गया और धीरे धीरे करके एक दिन उसने उसके मेढक के अपने बच्चे को भी खा लिया। और उसके बाद से जब मेढक कुएं में सभी मेढक खत्म हो गए, तब उस सांप ने बोला कि तुमने मुझे यहां पर लाया था और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरा पेट भरो। उसके बाद से वो उसे भी खाने वाला था, लेकिन फिर उसने मेढक ने दिमाग लगाया और बोला कि मैं आपके खाने के लिए कुछ बाहर से लेकर के आता हूं, मुझे जाने दीजिए। वो सांप तैयार हो गया और वो बाहर निकल गया अपनी बुद्धिमानी की वजह से। लेकिन उसको पछतावा यह हुआ कि एक गलती की वजह से कैसे उसने अपने दुश्मन यानी सांप को ला करके अपने परिवार के सदस्यों को एक तरीके से मरवा दिया। अब उसको पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब बहुत विलंब हो चुका था। ठीक है, ये पूरा थीम हो गया। चलिए इस पर आधारित पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि गंगगाम उभयत कीदृशा ग्रामा आसन। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं पहले ही लाइन में, गंगगाम उभयत विविध वृक्ष सुशोभिता ग्रामा आसन। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई गंगगाम उभयत द्रुमः सुशोभिता ग्रामा आसन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। कस्य दुर्व्यवहारेण मंडूका रुष्टा जाता, यानी किसके दुर्व्यवहार की वजह से कौन सा मेढक रुष्ट हो जाता था। तो यहां पर आप देख सकते हैं गंगदत्त से दुर्व्यवहारेण, यानी कि गंगदत्त नाम का जो मेढक था उसके दुर्व्यवहार की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भक्ष्य भक्षकयोः मध्ये कीदृशी मैत्री उक्ति रियम कस्य विद्यते, यानी कि अपने दुश्मनों को खाने के लिए वो किससे दोस्ती कर लिया था उस मेढक ने, तो उसने सांप से दोस्ती किया था, सर्प राजा से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गंगदत्तः कै सह मंत्रणा कृतवान, यानी कि गंगदत्त जो था, जो मेढक था, वो किसके साथ मंत्रणा किया, तो चाटुकारः सह, यानी कि एक तरीके से चतुर जो सांप था उसके साथ उसने एक तरीके से मंत्रणा किया। चाटुकारः स, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भेकः
कस्य पर्यायवाची, तो ये मंडूकस्य का पर्यायवाची है, यानी कि मेंढक का पर्यायवाची है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रोपनोत अस्मिन क्रियापदे कह धातु वर्तते, यानी इसमें प्रोपनोत शब्द में कौन सा क्रियापद धातु है, तो इसमें आप क्रियापद धातु है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु भिन्न श्रेण्या रूपम चिनोत, यानी कि इनमें से भिन्न कौन सा है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए प्रोपनोत दिया गया है, अभवत दिया गया है, अवदत दिया गया है और करवाणी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 करवाणी यहां पर भिन्न हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था द्वितीयस्या भाषायाः शिक्षणे अंतर्भाषायाः को अर्थ, अंतर्भाषा को हम लोग अंग्रेजी में इंटर लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा सीखने के दौरान जो इंटर लैंग्वेज होता है उसका अर्थ क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बच्चे को जो फर्स्ट लैंग्वेज है यानी जो उसका मदर टंग है उसका हेल्प करके उस बच्चे को दूसरा लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज सिखाया जाता है। ये देखिए, ये बच्चे का L1 हो गया यानी मदर टंग, और ये बच्चे का L2 हो गया यानी टारगेट लैंग्वेज हो गया। जब बच्चा पहले लैंग्वेज का यूज करते हुए या फिर हेल्प लेते हुए सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहा होता है तो एक ऐसी परिस्थिति आती है जबकि बच्चा ना तो फर्स्ट लैंग्वेज की बातों को यूज कर रहा होता है और ना ही सेकेंड लैंग्वेज की बातों को यूज कर रहा होता है। इसे ही हम लोग इंटर लैंग्वेज बोलते हैं। इंटर लैंग्वेज मतलब कि मध्य की भाषा। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो मैं आपको सिखाने वाला हूं, और एक है जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल है, जो कि बिल्कुल सही तरीके से कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आप क्या होते हैं कि जितना मैं सिखा रहा हूं हो सकता है कि आप उसका 50% अर्जित कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है 70% या फिर 80% अर्जित कर पा रहे हो। क्या आप मेरी बातों को 100% उसी भाव में समझ पा रहे हैं जिस भाव में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यानी कि अगर आप 100% समझ लीजिए तब तो वो लिए, अगर वो 100% समझ लिए तब तो वो लैंग्वेज 2 हो गया, और अगर 100% ना समझ करके जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसका कुछ प्रतिशत कम रहे, यानी कि पहले लैंग्वेज से आगे हैं और दूसरे लैंग्वेज से पहले हैं, इसी को बोला जाता है इंटर लैंग्वेज। यानी कि बीच की कोई स्थिति जहां पर ना तो फर्स्ट लैंग्वेज है और ना ही सेकंड लैंग्वेज है, उसे ही बीच की स्थिति को हम लोग इंटर लैंग्वेज बोलते हैं, और हिंदी में उसे अंतर्भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्प में देखिए क्या बोला जा रहा है, सा भाषा व्यवस्थायाम प्रत्येकम छात्राः विकासस्य कस्मिन्नपि काले गृह्यन्ति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि कोई भाषा की एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रत्येक बालक अपनी एक स्थिति अलग से बना लेता है। जैसे कि अगर इसको मैं बोलूं तो यानी कि लैंग्वेज सिस्टम का एक ऐसा पार्ट जिसमें प्रत्येक जो शिक्षार्थी है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप करता है, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में रहता है। तो बच्चे की समझ की वजह से जितना वो समझ पा रहा था उसके हिसाब से अपनी एक अलग समझ डेवलप कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्भाषा या फिर इंटर लैंग्वेज। यानी कि उस समय वो ना तो पूरी तरीके से लैंग्वेज 1 की बात कर रहा होता है और ना पूरी तरीके से लैंग्वेज 2 की बात कर रहा होता है, वो बीच में किसी स्थिति में होता है, अपनी समझ के हिसाब से वो उसे डेवलप कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा विकासस्य कः सिद्धान्तः विश्वसति भाषा शिक्षणम सामाजिक शिक्षणम अस्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि भाषा का जो शिक्षण होता है वो सामाजिक तौर पर होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म मानता था, जिसे हिंदी में निर्माणात्मकता कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। क्योंकि जो सामाजिक शिक्षण की बात की गई है इसका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत था वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, और लेव वाइगोत्स्की संरचनावाद से जुड़े हुए थे, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नासिका यानी कि नाक की बात की जा रही है, सुंदरम यानी कि ब्यूटीफुल की बात की जा रही है, शीर्षम यानी कि हेड सर की बात की जा रही है, और भारतम यानी कि भारत की बात की जा रही है। इत्येते शब्दाः कीदृशाः सन्ति, यानी कि ये शब्द किस प्रकार के शब्द हैं हमसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए दिया गया है फंक्शन वर्ड, दूसरा कंटेंट वर्ड, तीसरा कंजंक्शन और चौथा संज्ञा शब्द। संज्ञा यानी कि नेम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड जिसे बोला जाता है। तो देखिए ये जितने भी शब्द हैं आप ध्यान से समझिएगा, जितने भी शब्द हैं, नासिका की बात की जाए नाक की तो ये संज्ञा होता है, सुंदर यानी ब्यूटीफुल की बात की जाए तो ये क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल तो गर्ल क्या है यहाँ पर नाउन था, और नाउन की विशेषता बदलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये तो आपका नाउन था, ये आपका एडजेक्टिव हो गया।
ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। शीर्षम यानी हेड की बात की जा रही है, शरीर के अंग की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से भारत की बात की जा रही है, तो ये भी नाउन हो गया। यानी कि देखिए चौथे विकल्प में कहा जा रहा था कि संज्ञा शब्द, तो ये तो सुंदर तो एडजेक्टिव था, तो ये चारों संज्ञा शब्द तो है नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कंजंक्शन की बात की जा रही है, कंजंक्शन क्या होते हैं, जो एंड यानी कि जो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसे कंजंक्शन कहते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करें फंक्शन वर्ड की, तो फंक्शन वर्ड भी ऐसे शब्दों को बोला जाता है जो कि दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऐसे शब्द जिनका अपना अस्तित्व होता है, जैसे कि नाक की बात करूं, सुंदर की बात करूं, सिर की बात करूं, भारतवर्ष की बात करूं, तो इन सभी शब्दों का अपना अस्तित्व है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे एंड यानी कि और, तो क्या और का अपना कोई अस्तित्व है? आप और बोलेंगे, लेकिन उसके आगे पीछे उसका अर्थ समझने के लिए हमें कुछ और बोलना पड़ेगा। यानी ऐसे शब्द जिनका अपना खुद से अस्तित्व नहीं होता है और वो जोड़ने के यूज आते हैं, उसे हम लोग फंक्शन वर्ड्स बोलते हैं। फंक्शन वर्ड होते हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता और जोड़ने के काम में आता है। ठीक है, और जोड़ने के काम में कंजंक्शन भी आता है, तो जो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो कंजंक्शन होते हैं वही हमारे फंक्शन वर्ड होते हैं। और कंटेंट वर्ड किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जिनका ग्रामेटिकली अपना कुछ मीनिंग होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और ये बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये बेसिकली हो सकते हैं नाउन, एडजेक्टिव, इसके अलावा वर्ब, इसके अलावा प्रोनाउन। ये सभी जो शब्द होते हैं वो कंटेंट वर्ड बोले जाते हैं। याद रखिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा कंटेंट वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतवर्षस्य शिक्षायाम भाषाः यानी कि लैंग्वेज इन एजुकेशन इत्येषा नीति ज्ञायते। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि भारत की जो लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभी हाल ही में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे हम लोग त्रिभाषा नियम के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में पहला लैंग्वेज जो है वो फिक्स है कि बच्चे का मदर टंग होगा, यानी बच्चे की मातृभाषा। सेकंड लैंग्वेज आंग्ल भाषा होगा, यानी आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश की बात की जा रही है। और थर्ड लैंग्वेज बच्चे को कई ऑप्शंस दिए जाएंगे फॉरेन लैंग्वेज के संदर्भ में, और इस फॉरेन लैंग्वेज में से कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज उसको ऑप्ट करना होगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी कि 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्चिद पाठकः कस्मिंचिद प्रतिष्ठाने महाप्रबंधकस्य पदाय प्रार्थना पत्र प्रेषणा विधिम ज्ञातुम कमपि लेखनम पठति। यानी कि कहा जा रहा है कि एक रीडर है जो कि एक टेक्स्ट को पढ़ रहा है, एक लिखे हुए लेख को पढ़ रहा है कि कैसे किसी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद से देखिए, सह विशेष रूपेण प्रार्थना पत्रम पठनम किम कथ्यते। कहा जा रहा है कि सह विशेष रूप से प्रार्थना पत्र में कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है। विशेष रूप से पढ़ने की बात की जा रही है, नहीं कुछ ढूंढने की बात की जा रही है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा है कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि पठन की इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, तो इसे हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं, परिवीक्षकम। देखिए, कुछ भी चीज, किसी लेख में से कुछ भी चीज को सर्च करना, यहां पर देखिए विशेष रूप से ढूंढने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो जब भी किसी लेख में से कोई चीज सर्च करने की बात होती है, ढूंढने की बात होती है, तो उसे हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं, और इसी को हिंदी में परिवीक्षम बोलते हैं, परिवीक्षणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्चिद श्रोता श्रवण काले विशिष्ट विवरणम शृणोति। यानी कि कोई एक श्रोता है जो कि विशिष्ट विवरण को सुन रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। सदृशान शब्दान अभिजानाति शब्द क्रम प्रक्रिया मपि अवगच्छति ऐसा श्रवण प्रक्रिया का कथ्यते। यानी कि ये कहा जा रहा है कि वो विशेष शब्दों के क्रम को यानी कि सीधे तौर पर वर्ड ऑर्डर पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए, श्रोता जो है वो जो ऐसा तो है नहीं केवल वर्ड सुन रहा होगा, वो पूरा एक लेख टाइप का होगा जो कि वो सुन रहा है। देखिए, यहाँ पर लिसन की बात की गई थी ना, सुनने की बात की गई थी, श्रवण की बात की गई थी। तो जब वो सुन रहा है और उसमें से वो विशेष शब्द क्रमों को पहचान पा रहा है, तो शब्दों से वो पूरे थीम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, किसी भी श्रवण प्रक्रिया में जब हम लोग सबसे नीचे से चलते हैं, जैसे कि पहले वो वर्ण सुना, उसके बाद से शब्द सुना,
शब्दों को मिलाकर के वाक्य सुना और वाक्यों को मिलाकर के पूरा पैरा सुना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बॉटम टू अप अप्रोच बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है अध ऊर्व प्रक्रिया यानी बॉटम अप प्रोसेस, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखितेषु कः प्रयोग कार्यम अध ऊर्व यानी बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया पोषयुतम उद्देश्यति, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से, चारों विकल्पों में से कौन सा श्रवण प्रक्रिया का बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच में क्या होता है कि पहले हम लोग शब्दों की बात करते हैं, उससे पहले वर्णों की बात करते हैं, फिर शब्दों की, फिर वाक्यों की, और अंत में पूरे थीम की बात कर रहे होते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा टॉप टू बॉटम होता है, जिसमें टॉप टू बॉटम में क्या होता है, पहले पूरे थीम की बात करते हैं, यानी पूरा जब समराइज की बात आएगी, जब पूरे को उसका अर्थ निकालने का सेंस आएगा, पूरे को समराइज, पूरे का सार निकालने का बात आएगा, थीम निकालने का बात आएगा, तो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। हमसे क्या बोला गया, बॉटम अप अप्रोच, यानी कि छोटे इकाई से शुरुआत करना है, नीचे से चलना है ना, तो नीचे छोटा इकाई होगा। ठीक है, चलिए श्रुतलेख की बात की गई है, डिक्टेशन। श्रुतलेख में क्या होता है, हम लोग शब्दों को सुन रहे होते हैं और जैसे देखिए अगर कोई टीचर पूरा एक पैराग्राफ भी बोल रहा है तो हम पैराग्राफ पूरा एक बार में नहीं सुन रहे होते हैं, हम उनके द्वारा जो बोले जा रहे हैं शब्दों में पहला जो वर्ण आएगा, जैसे मैं आपको देखिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा नाम नीरज है, तो ये पूरा एक वाक्य हो गया, लेकिन पूरे एक वाक्य को आपने एक बार नहीं सुना, पहले मैंने मेरा बोला और मेरे में भी आपने क्या सुना, पहले म सुना, उसके बाद ए की मात्रा सुनी, उसके बाद से र सुना, फिर आ की मात्रा सुनी, और ये चारों मिलकर के म पर ए की मात्रा और र पर आ की मात्रा मेरा बना। तो सुनने के दौरान आप वर्णों से शुरुआत करते हैं और वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाते हैं, शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाते हैं और वाक्यों को मिलाकर के पैराग्राफ बना रहे होते हैं। तो ये बॉटम टू अप अप्रोच है और यही हमसे पूछा गया था, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम, यानी क्लोज टेस्ट की बात की जा रही है, क्लोज टास्क की बात की जा रही है। तो आपने आईबीपीएस की या फिर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा कि एक पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद होता है, उसमें बीच बीच में से वर्ड्स गायब होते हैं और उन्हीं वर्ड्स को यहां पर एप्रोप्रिएट वर्ड को भरना होता है। तो यहां पर भी पूरे थीम की बात नहीं की जा रही है, यहां पर वर्ड्स की बात की जा रही है और वर्ड्स हम लोग छोटे इकाई के तौर पर देखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलने की बात की जा रही है, यानी ये भी बॉटम टू अप अप्रोच माना जाएगा। तीसरा देखिए संक्षिप्तीकरण यानी समराइजिंग की बात की जा रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो समराइज करना होता है वो पूरे लेख का थीम, पूरे लेख का सार एक नजरिए से देखने की बात करता है। तो ये पूरा थीम या फिर पूरा सार ये क्या हो जाएगा, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे बॉटम अप पूछा गया था। बहिर्वेशन प्रश्न है यानी एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन बोला गया। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि आप जो कैरेक्टर नहीं है वो कैरेक्टर आपसे मनवा करके और आपसे उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो देश की गरीबी को दूर करने के लिए या फिर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करते, तो आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो इसे ही एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर आप नहीं है उस कैरेक्टर को मानते हुए आप अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। यानी यहां पर भी थीम की बात की जाती है, पूरे एक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही होती है, शब्दों की बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या क्या बना, ऑप्शन नंबर ए और बी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है ए तथा बी अध ऊर्ध्व यानी कि बॉटम टू अप प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में उसका जस्ट उल्टा पूछा गया। देखिए उसमें हमसे बॉटम टू अप पूछा गया था और इस वाले प्रश्न में टॉप टू बॉटम पूछा गया या फिर टॉप टू डाउन पूछा गया। देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखितेषु का प्रयोग कार्यम ऊर्ध्व अध श्रवण प्रक्रिया पोषयुतम उद्देश्यति, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉप टू डाउन अप्रोच श्रवण प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में हम लोग किसी शब्दों की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए रहते हैं, तो उसमें हम लोग एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए सीधे तौर पर जब टॉप टू डाउन अप्रोच की बात की जाएगी तो पूरा थीम के तरीके से, समराइज के तरीके से आपको देखना होगा कि अगर पूरे थीम या फिर सारांश या फिर समराइज करने की बात की जाएगी तो टॉप डाउन अप्रोच होगा। और जब कभी शब्दों की बात की जाएगी या फिर उसके अंश की बात की जाएगी, जब अंश से संपूर्ण की तरफ हम लोग चलते हैं, जब अंश से संपूर्ण की तरफ चलते हैं तो वो बॉटम टू अप्रोच होता है, बॉटम टॉप अप्रोच होता है। ठीक है, बॉटम टू अप अप्रोच होता है। और अगर हम लोग पूर्ण से अंश की ओर चलें, पूर्ण से अंश की ओर चलें तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है टॉप डाउन अप्रोच होता है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया है
बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है, शब्दों की बात की जाती है, यानी ये बॉटम टू अप अप्रोच होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पूरे सारांश की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए बहिर्निवेश प्रश्न, यानी कि अभी जिसके जस्ट पहले वाले में हमने देखा था एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो ये वहां पर आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, यानी पूरा सारांश के तौर पर इसे देखा जाएगा, तो ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच होगा, यानी ये सही है। श्रुतलेख यानी डिक्टेशन की बात की जा रही है। पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया था कि डिक्टेशन में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि शब्दों में से वर्णों को सुन रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मेरा नाम नीरज है, तो उसमें क्या बताया था, पहले म आपने सुना, उसके बाद ए की मात्रा सुना, फिर र सुना, फिर आ की मात्रा सुना। तो यहां पर पहले वर्णों की बात की जा रही है, फिर शब्दों की, फिर वाक्यों की, फिर पैराग्राफ की। तो ये क्या है, ये बॉटम टू अप अप्रोच है। ठीक है, बॉटम टू अप अप्रोच है, यानी कि अंश से पूर्ण की तरफ चला जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए सारांशीकरण। देखिए मैंने बार बार कहा है कि जब भी सारांश बनाने की बात आएगी, थीम की बात आएगी, समराइज करने की बात आएगी, तो वो हमारा टॉप टू डाउन अप्रोच होगा, यानी ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, बी तथा डी ऊर्ध्व अध प्रक्रिय स्तः, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण शिक्षणे विवरणात्मक ज्ञानम यानी कि डिक्लेरेटिव किम अस्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण के दौरान डिक्लेरेटिव नॉलेज, डिक्लेरेटिव ज्ञान क्या होता है। डिक्लेरेटिव देखिए 3 प्रकार के नॉलेज होते हैं, पहला डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है आपका प्रोसीजरल नॉलेज, और तीसरा होता है फंक्शनल नॉलेज। तो डिक्लेरेटिव का मतलब कि जो तथ्य वाली बातें होती हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सूर्य पूरब दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, ठीक है, यानी सूर्य पूरब दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ये फैक्ट वाली बातें हैं, फैक्ट वाली बातें हैं। तो यहां पर ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है, क्योंकि मैं इसका प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकता और ना ही करके दिखा सकता हूं। करके दिखाने का मतलब कि बिल्कुल वही चीज करके दिखाना, उसका मॉडल नहीं, बिल्कुल वही चीज करके दिखाना। तो ये मैं करके नहीं दिखा सकता या फिर इसका प्रोसेस नहीं दिखा सकता, इसलिए इसे डिक्लेरेटिव नॉलेज बोला जाएगा, यानी जो फैक्ट वाली चीजें होती हैं वो डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है प्रोसीजरल नॉलेज। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि चाय बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो चाय बनाने की प्रक्रिया चरण दर चरण चलती है, यानी प्रोसेस वाइज चलती है। सबसे पहले हम लोग पतीला उठाते हैं, उसको गैस पर रखते हैं, उसके बाद से थोड़ा दूध डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, फिर चाय पत्ती चीनी डाल करके थोड़ा देर खौलाएंगे और उसके बाद से छन्नी से छान करके चाय हमारा तैयार हो जाएगा। ये क्या है, ये प्रोसेस दर प्रोसेस है, यानी प्रोसीजरल नॉलेज कहा जाएगा इसे। और अंतिम आता है फंक्शनल नॉलेज। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साइकिल चलाना, तो ये क्या है, ये फंक्शनल नॉलेज है। आप किताब से पढ़ करके फैक्ट केवल समझ करके कि पहले हैंडल को सपोर्ट संभालना होता है, उसके बाद से पैडल मारना होता है, उसके बाद से बैलेंस करना होता है, क्या आप साइकिल चलाना सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। यानी कि अगर मैं केवल डिक्लेयर करके आपको साइकिल चलाना बताऊं कि आप इस तरीके से साइकिल चलाइए किताब में पढ़ करके, आप नहीं चला पाएंगे। दूसरा, अगर मैं आपको प्रोसेस दर प्रोसेस बताऊं कि पहले आप स्टैंड हटाइए, साइकिल पर बैठिए, उसके बाद से अपने हैंडल को बैलेंस करिए, उसके बाद से पैडल मारिए और उसके बाद चलाइए, तो ये प्रोसीजरल नॉलेज हो गया। मैंने चरण दर चरण बताया, तो क्या आप इसको देख करके इसको पढ़ करके चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। वहां पर फंक्शनल नॉलेज की आवश्यकता है, यानी कि खुद करके देखने की आवश्यकता है। तो जहां पर गतिविधि से संबंधित बात आएगी वो फंक्शनल नॉलेज होता है, जहां पर फैक्ट से संबंधित बात आएगी वो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है, और जहां पर प्रोसीजर की बात आएगी वो प्रोसीजरल नॉलेज होता है। प्रश्न में हमसे डिक्लेरेटिव नॉलेज के बारे में पूछा गया है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि व्याकरणस्य नियमानाम सम्यक ज्ञानम अस्य वास्तविक व्यवहारे प्रयोगः, यानी वास्तविक तौर पर जब हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी वो उसका फंक्शनल नॉलेज हो गया ना। जैसे कि हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये फंक्शनल नॉलेज है, मैं खुद करके सीख रहा हूं, कम्युनिकेशन सीख रहा हूं, तो ये मेरा फंक्शनल नॉलेज बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि व्यवहारिक वास्तविक व्यवहार में ज्ञान को लागू करने के लिए बोला गया था। ठीक है, रियल कम्युनिकेशन में यूज करने के लिए। तीसरा देखिए क्या बोला जा रहा है कि रचनात्मक लेखने दैनिक प्रयोजनार्थ संप्रेषणे च रूपांतरणम प्रयोग, यानी कि यहां पर भी देखिए एक तरीके से क्रिएटिव राइटिंग और कम्युनिकेशन की बात की जा रही है डे टू डे पर्पज के लिए। देखिए दैनिक प्रयोजन के लिए बोला गया, यानी डे टू डे जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमारा फंक्शनल नॉलेज हो गया। चूंकि हम लोग भाषा से संबंधित बात कर रहे हैं, तो भाषा का जो फंक्शनल नॉलेज होगा वो आप क्या कर सकते हैं, भाषा में आप प्रैक्टिकल थोड़ी करेंगे या फिर साइकिल भाषा में थोड़ी चलाएंगे। भाषा का उच्चतम जो उद्देश्य होता है वो हम कम्युनिकेट कर पाए उस लैंग्वेज का यूज करके, यानी इसमें फंक्शनल नॉलेज क्या बोला जाएगा, हम उस भाषा का दैनिक जीवन में बोल करके प्रयोग कर पाए, तो ये भी हमारा फंक्शनल नॉलेज से संबंधित है। और प्रश्न हमसे डिक्लेरेटिव पूछा गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प देखिए क्या कहा जा रहा है, व्यवहारिक रूपाणाम व्यवहारे प्रयोगम
तेषाम कार्यम कार्यस्य च सम्यक ज्ञानम, यानी कि एक तरीके से अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। जो ग्रामेटिकल फॉर्म है और फंक्शन है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए व्यवहारिक प्रयोग की बात की गई है, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें अप्लाई करने की बात की जा रही है। तो ये भी फंक्शनल नॉलेज से जुड़ा हुआ है। हमारा उत्तर नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए शब्द रूपणाम ज्ञानम वर्णनम संरचनात्मक अभ्यास प्रयोगश्च, यानी कि किस प्रकार से प्रयोग करना है इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं केवल रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में मतलब कि कॉपी पेन से उसका हम लोग स्ट्रक्चर का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से डिक्लेरेटिव नॉलेज हो गया ना, कि हम किताबी ज्ञान को ले रहे हैं, फंक्शनल नॉलेज थोड़ी है। तो यही हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लेखनस्य विभिन्न अवस्थासु गत्वा लेखन शिक्षणम कथ्यते, यानी कि कहा जा रहा है कि लिखने के दौरान लिखने के विभिन्न स्तरों से, विभिन्न स्टेजेस से गो थ्रू होना क्या कहलाता है। तो लेखन का जो प्रक्रिया उपागम होता है, लेखन का जो प्रक्रिया उपागम होता है यानी प्रोसीजरल अप्रोच होता है, उसमें ही हम लोग एक तरीके से विभिन्न डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं। जैसे कि पहले बच्चे के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, किस टॉपिक के बारे में लिखना है, उसके बाद से वो मोटा मोटी आउटलाइन तैयार कर रहा होता है, यानी बाउंड्री सेट कर रहा होता है कि कितने शब्दों में हमें उस लेख को लिखना है। उसके बाद से वो ड्राफ्टिंग कर रहा होता है कि क्या हेडिंग होगा, क्या सब हेडिंग होगा। उसके बाद से वो चेक करता है कि क्या करेक्शन की आवश्यकता है, और अगर उसे करेक्शन की आवश्यकता लगती है तो उसमें वो एक तरीके से करेक्शन भी करता है, एडिट भी करता है, और अंत में फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहा होता है। तो ये चरण दर चरण प्रक्रिया होता है, और ये किस में होता है, ये होता है आपका प्रक्रिया उपागम में। तो ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है लेखन से प्रक्रिया पद्धति, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था काव्य पाठनस्य। काव्य पाठनस्य यानी कि कविता के सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कविता के सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि काव्य पाठनस्य विषय निम्नलिखितेषु किम कथनम समचीनम अस्ति, यानी कि कविता पढ़ने के सेंस में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है व्याकरणम पाठ्युतम काव्यम प्रयोक्तम, यानी कि व्याकरण पढ़ाने के लिए काव्य का प्रयोग, कविता का प्रयोग किया जाता है। तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया। कविता का मेन उद्देश्य होता है बच्चों को आनंद दिलाना, प्रसन्नता दिलाना, ठीक है। देखिए दूसरा दिया गया काव्यम समीक्षार्थम प्रसन्नार्थम मनोरंजनार्थम च भवति। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि कविता जब बच्चे लय में पढ़ते हैं, एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो बच्चे जब लय में पढ़ते हैं तो उसको मजा आता है, आनंद आता है। इसलिए कविता किस लिए पढ़ाया जाता है, बच्चों को आनंद के लिए। आगे पढ़िए भाषा शिक्षणार्थम काव्यम निवेशम अस्ति, यानी कि भाषा सीखने के संदर्भ में काव्य कविता जो है वो एक निवेश के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाषा बच्चे को सिखाना है, तो जो टारगेट लैंग्वेज है या फिर जो बच्चे का मदर टंग है उसमें अगर कविता पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं नए नए शब्दों को तो जान ही रहा है। तो नए शब्दों को जानना वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर होगा बच्चे को लैंग्वेज सीखने के संदर्भ में। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये एक इनपुट होता है, एक निवेश होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए काव्यम सौंदर्य बोधम समीक्षात्मकम चिंतनम च वर्धति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो पोएट्री होता है वो बच्चों में एस्थेटिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए कई काव्य जो होते हैं वो गहरे थिंकिंग वाले होते हैं, उसमें जो लेखक है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है, ठीक है। इसी के लिए यहां पर चिंतनम वर्ड यूज किया गया है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करने में बढ़ावा देता है, वर्धते यानी बढ़ावा देता है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कि हमारे विकल्प क्या बने, बी, सी और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता, जिसे अंग्रेजी में कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP कहा जाता है, इत्यस्य अर्थ अस्ति, यानी कि CALP का अर्थ क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए भाषा को यूज करने के 2 कौशल होते हैं, पहला होता है BICS और दूसरा होता है CALP। दोनों के बारे में बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा BICS होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि दैनिक जीवन में जब हम अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं या फिर अपने माता पिता से, घर के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अनौपचारिक लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं। अनौपचारिक लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं, यानी अनौपचारिक भाषा को यूज करने का जो कौशल है उसे ही BICS कहते हैं। और जब हम लोग औपचारिक भाषा का यूज करते हैं, औपचारिक भाषा का यूज करते हैं और औपचारिक भाषा का यूज करने का जो कौशल होता है उसे CALP बोलते हैं, ठीक है। देखिए यानी कि जो CALP है वो औपचारिक होगा और BICS अनौपचारिक होगा। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है काव्य शास्त्रीय भाषा प्रयोज्यते, यानी कि काव्य के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार की पोएट्री डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि आप कभी शायरी कहते हैं, कभी
उस प्रकार की कविता कहते हैं जो व्यंग वाले होते हैं, जो राजनीति पर व्यंग करने वाले होते हैं। तो बोला जा रहा है उसकी भाषा, तो उसकी भाषा होती है। कई बार हम लोग अनौपचारिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे होते हैं, कुछ उसमें ऐसे टर्म्स, कुछ शब्दों का भी प्रयोग कर रहे होते हैं जो कि औपचारिक नहीं होता है। तो यानी कि शायरी और ये सभी चीजें अनौपचारिक तौर पर देखी जाएंगी, और ये BICS से जुड़ा हुआ है और प्रश्न CLP के बारे में पूछा गया था, तो ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा योग्यता, यानी कि कम्युनिकेशन करने में बोला जा रहा है। तो कम्युनिकेशन करने में आम बोलचाल में जो हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं वो हमारी अनौपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा किसे बोलेंगे? जो किताबों की भाषा होती है उसे हम लोग औपचारिक बोलते हैं, और जो बोलचाल में भाषा का यूज करते हैं उसमें हम लोग दोस्तों के बीच कभी कभी अनौपचारिक शब्दों का भी प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इसे हम लोग अनौपचारिक यानी BICS से जोड़ करके देखेंगे, तो ये भी गलत हो गया। दैनिकाय तात्कालिक यानी हियर एंड नाउ संप्रेषण च भाषा प्रयुज्यते, यानी कि दैनिक तौर पर जो हम लोग लैंग्वेज का यूज करें, तो ये भी BICS से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ही केवल, जटिलाः सूक्ष्म विचाराश्च सूक्ष्म भाषा माध्यमेन संप्रयन्ते। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही CALP से जुड़ा हुआ है, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, साहित्य पाठ विषयस्य पठने स्वतः शोध, जिसे ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, प्रणाली अस्ति, यानी कि स्वतः शोध प्रणाली साहित्य पाठ विषय के संदर्भ में, पठन के संदर्भ में कौन सा है? तो स्वतः शोध यानी खुद से खोजने के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है, यानी कि किसमें खोज है, किसमें अन्वेषण है, किसमें अनुमान है, वही वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कथायाः पत्राणां परस्परम विमर्शः, यानी कि केवल डिस्कस करने की बात की जा रही है, यहां पर कुछ भी अन्वेषण नहीं है, खोज नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कथायाः समीक्षात्मक विश्लेषणम, तो यहां पर एनालिसिस करने की बात की जा रही है, उत्तर नहीं है। दूसरा देखिए, साहित्य लेखम भिन्न प्रकरणेन पुनः लेखनम, यानी बार बार लिखने की बात की जा रही है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, समस्या समाधानेन घटनानाम विचारणाम च पूर्वानुमानम। देखिए यहाँ पर पूर्वानुमान की बात की जा रही है, यानी कि खोज करने की बात की जा रही है, ढूंढने की बात की जा रही है, और शोध करना मतलब कि ह्यूरिस्टिक मतलब कि ढूंढने की ही बात की जाती है, खोज करने की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रमाणिक सामग्री भवती, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक सामग्री है? तो प्रमाणिक सामग्री क्या होता है? जो कि बच्चे के लैंग्वेज से संबंधित होता है। जैसे कि मैंने आपको कई पहले के प्रश्नों में बताया कि प्रमाणिक सामग्री के तौर पर जो रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड होता है वो प्रमाणिक सामग्री के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय क्षेत्र से संबंधित भाषा में, वहाँ के संबंधित क्षेत्र के स्थानीय भाषा में पर्टिकुलर किसी खाने के डिश का क्या नाम है, उसी नाम को वहाँ के रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड में लिखा गया रहता है। जैसे कि चाइना का कोई एक रेस्टोरेंट है, ढाबा है, तो वहाँ पर जो इंडिया में खाने की वस्तु मिल रही है उसी का नाम वहाँ पर चाइना के हिसाब से, वहाँ के स्थानीय परिवेश के हिसाब से उसको क्या कहा जाता है वो लिखा रहेगा। और वही डिश इंडिया में अगर आप खाएंगे तो इंडिया के पर्टिकुलर किसी स्थान पर वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से उसका क्या नाम है वो लिखा गया रहता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रमाणिक सामग्री सीधे तौर पर जो बच्चे की स्थानीय भाषा है जिसका प्रयोग किया जाता है नेचुरल डे टू डे लाइफ में, उससे जुड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, पाठ्य पुस्तकें लेख है लिखित कश्चिदपि लेख, ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है, बच्चे की स्थानीय भाषा से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, का अपि सामग्री यथा पाठ्य लेखे श्रवण पाठ्यम, यानी ऑडियो की बात की जा रही है, और दृश्य पाठ्यम पदार्थ परिवर्तन रूपे स्वाभाविक भाषायाम संदर्भे च निर्मितयते लिखयते वा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाषा, स्वाभाविक भाषा की बात तो की गई है, स्वाभाविक भाषा की यानी नेचुरल लैंग्वेज की तो बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है परिवर्तित रूपे, यानी कि बदला हुआ स्वरूप। तो ये बदला हुआ स्वरूप नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ जो उसका एक तरीके से जो बच्चा परिवेश में जान रहा है उस शब्द को, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, परिवर्तित रूप नहीं होना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कश्चिदपि पाठ्य लेख या साहित्य लिखे कवि भीष्म लिख्यते, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑर्थर्स और पोएट की बात की जा रही है कि उनके द्वारा जो लिटरेचर लिखा गया, तो ये भी हमारा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के स्थानीय भाषा से संबंधित होना चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। एक ही विकल्प बच्चा, का आपी सामग्री यथा पाठ्य लेख श्रवण पाठ्यम ऑडियो
दृश्य पाठ्यम पदार्थ या स्वाभाविक भाषायाम संदर्भे च निर्मीयते लिख्यते वा। यहाँ पर देखिए बच्चे के स्वाभाविक भाषा के संदर्भ यानी रेफरेंस से संबंधित बोला जा रहा है, यानी बच्चे के परिवेश से लिए गए शब्दावली की बात की जा रही है। यही हमारा प्रामाणिक सामग्री होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्र से संप्रेषणात्मक योग्यताम मूल्यांकनाय निम्नेषु कः सर्वोत्तम मूल्यांकन प्रयोगः। यानी कि कहा जा रहा है कि छात्रों के भाषा कम्युनिकेट करने का, संप्रेषण करने का, इंटरेक्शन करने का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त मूल्यांकन विधि है। तो बच्चा जब नेचुरल एनवायरनमेंट में दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा है तभी उसका अच्छे तरीके से संप्रेषण योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, चित्र पुस्तकात कस्यापि दृश्यस्य वर्णनम। यानी कि कहा जा रहा है कि किसी पुस्तक में कोई एक चित्र दिया गया, पिक्चर दिया गया, उसको देख करके बच्चा वर्णन कर रहा है, तो ये कहीं से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। बच्चा केवल अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे नहीं है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण की योग्यता को जानने के लिए टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी एक वक्ता होना चाहिए और एक श्रोता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये गलत हो गया। दत्त परिस्थितौ भाषण लेखनम, यानी कि किसी एक गिवन सिचुएशन पर लिखने की बात की जा रही है, स्पीच लिखने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन नहीं है। तीसरा देखिए, श्रवण पाठस्य यानी ऑडियो श्रवणम तस्य विषय मौखिक प्रतिक्रिया, यानी कि कहा जा रहा है कि एक ऑडियो टेक्स्ट को सुन करके और उस पर रिस्पॉन्ड करने की बात की जा रही है, ओरली रिस्पॉन्ड करने की बात की जा रही है, तो ये भी कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो ऑडियो जो है वो एक्टिव नहीं है, उसको सुन करके बच्चा अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कस्याम्पि भूमिकायाम, यानी कि रोल प्ले की बात की जा रही है, भूमिका निर्वाह प्लेइंग और रोल, यानी कि किसी रोल प्ले में, किसी नाटक में जब हम लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि एक कैरेक्टर जो वो निभा रहा है वो अपने शब्दों को बोल रहा होता है, और जब अगला बंदा कुछ उसका रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर से बच्चा उसके रिस्पॉन्ड में कुछ जवाब देगा। तो ये क्या होता है, ये रियल कम्युनिकेशन के तौर पर देखा जा सकता है, और इसी में संप्रेषण योग्यता का बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है ठीक ढंग से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।